रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। छवि का रिश्ता जीत नाम के लड़के से तय हो जाता है। कुछ टाइम बाद शुभ मुहूर्त देखकर दोनों की शादी भी हो जाती है और शादी के कुछ महीने बाद छवि को पता लगता है कि वो माँ बनने वाली है। जिसके बाद वो ये खुशखबरी जीत को देने के लिए मार्केट से एक छोटी सी दुकान पर जाकर एक छोटा सा टूथब्रश लेकर आती है, जिसे वो बाथरूम में रख देती है। और जीत जब अगली सुबह उठकर नहाने जाता है तो वो अंदर रखी हुई 3 ब्रश को देखता है। वो तभी छवि को आवाज लगाकर बुलाता है। छवि, इधर आना। जी बोलिए। घर पर कल कोई आया था क्या? नहीं, अभी आया तो नहीं, लेकिन आने वाला है। क्या मतलब? कौन आने वाला है? सही से बताओ ना। ये छोटा सा ब्रश किसका है? हमारे घर नन्हा मेहमान आने वाला है। ये ब्रश उसी की है। क्या तुम सच बोल रही हो? जीत खुशी से छवि को गोद में उठा लेता है और तभी छवि बोलती है, अरे नीचे उतारिए, मुझे मम्मी जी आ जाएंगी। आ जाने दो मम्मी को भी, उनको भी तो पता चले मैं आज कितना खुश हूँ। आज मुझे बहुत बड़ी खुशी मिली है। चलो जल्दी से मेरा लंच पैक कर दो, मैं ऑफिस निकल रहा हूँ। छवि जाकर लंच पैक करके जीत को ऑफिस भेज देती है और उसको इस बात की इतनी एक्साइटमेंट होती है कि वो अपनी सास राजकुमारी को जाकर बोलती है, मम्मी जी, मैं अपनी गोद भराई में ना पिंक कलर की साड़ी पहनूंगी और मेहंदी लगवाने के लिए ना मैं मेहंदी आर्टिस्ट बाहर से बुलवाऊंगी। बेटा, गर्भावस्था में मेहंदी नहीं लगवानी होती, बस नाम के लिए टीका सा लगवा लियो। क्यों नहीं लगवा सकती मेहंदी? मैंने तो सोचा है कि मैं अपनी गोद भराई पर पोर्ट्रेट मेहंदी लगवाऊंगी। पोर्ट्रेट मेहंदी मतलब हाथ पर वो जो बच्चे बनवाते हैं ना मेहंदी से। बेटा, मेहंदी की तासीर ठंडी होती है, बच्चे को ठंड लग जाएगी। नेगेटिविटी और बुरी चीजों का भी डर होता है, इसलिए सब मना करते हैं मेहंदी लगवाने के लिए। और अभी से ख्यालों में मत रह, अभी बहुत टाइम है। चल जाकर कुछ काम कर ले। काम करना ठीक रहता है इस समय में, जितना काम करेगी उतना अच्छा रहेगा। छवि अपने काम में लग जाती है। दिन गुजरने के बाद शाम होने पर सास और बहू दोनों मार्केट जाते हैं, जहाँ पर बच्चों के खिलौने देखकर छवि बोलती है, मम्मी, ये खिलौने कितने अच्छे लग रहे हैं। रुको, मुझे ये लेना है। नहीं बहू, अभी नहीं लेने, आगे चलो। जो लेना है पहले वो खरीद लेते हैं। चल, पहले मुझे साड़ी दिला दे और फिर सब्जी लेकर घर चलते हैं। यार, मम्मी तो कुछ भी नहीं लेने देती। मैं जीत जी से मंगवा लूंगी। सास बहू दोनों सब्जी और कपड़े लेकर घर आती है। रात को जीत ऑफिस से घर आते ही अपनी वाइफ बोलता है, कैसी है मेरी जान और मेरा बेबी? बेबी तो ठीक है, लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ। क्यों, क्या हुआ आपको? मुझे मेरी गोद भराई पर मेहंदी लगवानी थी, लेकिन मम्मी जी वो लगवाने नहीं दे रही हैं। और आज मैं बेबी टॉय खरीद रही थी तो वो भी उन्होंने मुझे नहीं लेने दिए। बस इतनी सी बात, वो तो मैं ला कर दे दूंगा, कल ही ले आता हूँ। और रही बात मेहंदी की, तो वो तुम लगवा ही सकती हो। जल्दी हाथ धो लेना मेहंदी लगवा कर। अब इधर आओ, मेरे पास बैठो। जो करना है वो करना, बस सैड नहीं होना। आप खुश रहोगी जभी तो बेबी ठीक रहेगा। अपना अच्छे से ध्यान रखना है आपको। चलो एक बात बताओ, लड़की होगी या लड़का? जान, ये कैसे बता सकता हूँ? मतलब आपको लड़की पसंद है या लड़का? वैसे तो मुझे लड़की पसंद है और वो तुम्हारे जैसी ही होगी, गोलगप्पी सी। और लेकिन चाहे कोई भी हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, प्यार दोनों को बराबर मिलेगा। ऐसे ही बातें करते करते दोनों अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। और अगले दिन जीत ऑफिस से घर आते हुए ढेर सारे खिलौने लेकर आता है और लाकर छवि को देता है, जिसे देखकर छवि खुश होती है और सारे खिलौने अपने कमरे में सजा देती है। कुछ देर बाद राजकुमारी छवि के कमरे में आती है और इतने सारे खिलौने देखकर बोलती है, तुझे मना करा था ना बहू, आखिर तूने मंगवा ही लिए ना ये खिलौने। राजकुमारी छवि के कमरे से अपने कमरे में चली जाती है और ऐसे ही महीने गुजरते हैं। छवि का 8वां महीना लग चुका था और उसे अपनी गोद भराई वाले दिन का इंतजार था, लेकिन उसे मेहंदी ही लगवानी थी। इसीलिए वो मेहंदी लगवाने के लिए मेहंदी वाले को बुक कर देती है। राजकुमारी सभी रिश्तेदारों को कॉल करके
गोद भराई की रस्म के लिए आमंत्रित करते हुए बोलती है। हाँ जी, हाँ, कल ही है गोद भराई की रस्म। सब ठीक है, आप बस टाइम पर आ जाना। चलो मैं रखती हूँ। जय श्री कृष्णा। राजकुमारी सभी को आमंत्रित कर रही होती है और घर में डेकोरेशन भी हो जाती है। छवि इस पल का काफी दिनों से इंतजार कर रही थी। अपनी गोद भराई के एक दिन पहले वो उत्साहित होकर सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ रही होती है। तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो सीढ़ियों से गिर जाती है, जिस कारण उसके सर पर चोट आती है और गिरने की आवाज सुनकर राजकुमारी भाग कर आती है और अपनी बहू को ऐसी हालत में देखकर कांपने लगती है। वो तुरंत ही जीत को कॉल करके घर बुलाती है, जिसके बाद जीत जल्दी से अपने ऑफिस से घर आता है और छवि को हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां जाकर पता चलता है कि उसके बच्चे को चोट आई है, जिस कारण उसका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सब सुनकर सब बहुत अफसोस करते हैं और छवि ये सुनते ही रोने लगती है और वो बुरी तरह से टूट जाती है। जिस बच्चे के लिए उसने इतने सारे सपने देखे थे, वो अब इस दुनिया में ही नहीं है। उसने अपनी गोद भराई के लिए मेहंदी भी बुक करी थी, लेकिन अब वो गोद भराई की मेहंदी उसके हाथों पर नहीं लग पाएगी। इस घटना के कुछ समय बाद हॉस्पिटल से सब छवि को लेकर घर आते हैं। घर आकर छवि अपने कमरे में उन सभी खिलौनों को देखकर रोने लगती है और ये सब देखकर छवि की सास बोलती है। मैं मना करती थी ना, खिलौने कपड़े ये सब पहले नहीं लाते घर में, लेकिन मेरी बात तो तुमने सुननी ही नहीं होती। बड़े बूढ़े कुछ कहते हैं तो उसके पीछे कोई वजह होती है। हो गया ना इतना बड़ा अपशगुन। हो गए खुश अब तुम लोग? मम्मी अब चुप भी हो जाओ, और कितना बोलोगी अब? छवि रोने लगती है। जीत छवि को चुप करवाता है और खुद भी रोने लगता है। ये सब देखकर राजकुमारी छवि को गले लगाती है और बोलती है, बेटा जो होना था हो गया। इसे अपना एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ और अपने जीवन में आगे बढ़ो। शायद भगवान को यही मंजूर था। राजकुमारी इतना बोलकर अपने कमरे में चली जाती है। साथ ही वो सबको फोन करके गोद भराई की रस्म के लिए मना कर देती है। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं और छवि के दिलो दिमाग से काफी दिन तक ये बात नहीं निकलती। तो वहाँ किसी औरत की गोद भराई में बच्चे को देखकर छवि बोलती है, मेरी गोद भराई सूनी रह गई। कितने सपने सजाए थे मैंने। अपने होने वाले बच्चे को लेकर अपनी गोद भराई पर मेहंदी लगवाऊंगी, लेकिन भगवान ने मुझसे सब कुछ छीन लिया एक ही झटके में। ऐसे ही दिन गुजरने के साथ छवि को फिर से माँ बनने की खुशखबरी मिलती है और इस बार वो अपने इस आने वाले बच्चे को लेकर बहुत केयरफुल होती है और वो अपना बहुत ध्यान रखती है। लेकिन इस बार भी वो अपनी गोद भराई में मेहंदी लगवाने का इंतजार करती है। जैसे जैसे समय गुजरता है, वक्त के साथ उसका पेट भी दिखने लगता है। कुछ ही समय में उसको 8वां महीना लग जाता है, जिसके बाद एक बार फिर गोद भराई की रस्म की तैयारियां हो जाती है और अगले दिन सभी मेहमान गोद भराई के लिए आ जाते हैं, जिसके साथ छवि भी तैयार होकर नीचे आती है और तभी उसकी सास बोलती है, बेटा बैठ जाओ आराम से, रस्म चालू होने वाली है। मेरे हाथ में तो मेहंदी ही नहीं लगी अभी तक। मैंने मना करा था ना कि मेहंदी नहीं लगवानी। लेकिन मम्मी जी मुझे इस दिन का कब से इंतजार था। आज तो मैं मेहंदी लगवा कर रहूंगी। नहीं लगवानी मेहंदी, जल्दी बैठ जा बेटा। नहीं मम्मी जी, मेरे हाथ पर मेहंदी नहीं लगेगी तो मैं गोद भराई की रस्म में बिल्कुल नहीं बैठूंगी। अच्छा तो रजनी अपनी भाभी के हाथ में हल्की सी मेहंदी लगा दे, नाम की लगानी है बस। मम्मी जी मैंने मेहंदी आर्टिस्ट को बुलवाया है, उसी से लगवा लेती हूँ। छवि जरा सी टीके वाली मेहंदी लगवानी है, तुझे समझ क्यों नहीं आता? मम्मी जी मैंने दोनों हाथों में बस बेबी बनवाना है और उसका नाम लिखवा रही हूँ। तूने बच्चों के नाम भी सोच रखे हैं? राजकुमारी तेरी बहू तो तुझसे भी फास्ट है, एक्सप्रेस ट्रेन की तरह। लगवा ले बेटा, जल्दी लगवा ले मेहंदी, कुछ नहीं हो रहा। छवि अपनी गोद भराई में मेहंदी लगवा के खुश होकर बैठ जाती है
और कुछ देर बाद उसकी गोद भराई की रस्म चालू हो जाती है। सभी लोग उसे और उसके बच्चे को आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। तभी पास की पड़ोसन भी बोलती है, तू और तेरा बच्चा जुग जुग जिए, भगवान तेरे बच्चे को लंबी उम्र दे। बेटा, औरत की जिंदगी में गोद भराई की रस्म एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि औरत के एक नहीं 3 जन्म होते हैं। पहला जब वो किसी के घर में बेटी बनकर आती है, दूसरा जब वो किसी की पत्नी बनती है, और तीसरा जब वो किसी की माँ बनती है। और माँ बनने से पहले ये रस्म इसलिए की जाती है ताकि आने वाले बच्चे को इतनी दुआएं और आशीर्वाद मिले कि उसका जन्म तकलीफ के साथ ना होकर खुशियों के साथ हो। आज ये गोद भराई की रस्म बहुत खास है तेरे लिए। भगवान करे तेरे बच्चे को मेरी उम्र भी लग जाए। छवि की मेहंदी देखकर उसकी ननद रजनी बोलती है, अरे वाह भाभी, आपके हाथ में तो मेहंदी का रंग बहुत खूब रचा है। इसका मतलब भाई आपको बहुत प्यार करता है। और ऐसे ही छवि की गोद भराई पर सब उसको दुआएं और आशीर्वाद देकर जाते हैं और उसका अपनी गोद भराई की रस्म पर मेहंदी लगवाने का ख्वाब भी पूरा हो जाता है। सुनीता अपनी बहू प्रीति को आवाज लगाते हुए उससे बोलती है, बहू, अब तो तुझे इस घर के तौर तरीके भी पता चल गए हैं और इस घर को भी तूने बहुत अच्छे से संभाल लिया है। हाँ जी माँ जी। जी माँ जी बोलना हो गया तेरा? तो बहू अब जाकर संडास साफ कर ले। 2 दिन हो गए हैं, संडास अभी तक साफ नहीं हुआ। जी माँ जी, अभी साफ कर देते हैं। प्रीति सीख वाला झाड़ू लेकर टॉयलेट साफ करने लगती है। तभी सुनीता उसके पास आ जाती है और उसको इस तरह टॉयलेट साफ करता हुआ देखकर उससे बोलती है, बहू, टॉयलेट को इससे साफ करना होता है और वो रखा ब्रश। उठा और जाकर संडास को साफ कर। इससे पहले कभी हार्पिक से टॉयलेट साफ नहीं किया क्या? पर माँ जी, ये हार्पिक क्या होता है? हमारे गांव में तो ऐसे ही साफ करते थे। देखिए ना, संडास एकदम तारों की तरह चमक रहा है। पर मेरी गांव की भोली बहू, मुझे अपना संडास ऐसा चमकता हुआ चाहिए जो सिर्फ हार्पिक से ही हो सकता है। तो अब इसे पकड़ और जाकर संडास को साफ कर। उसके हाथों में हार्पिक और ब्रश थमाकर सुनीता वहाँ से चली जाती है। प्रीति टॉयलेट में हार्पिक गिराकर खुद से कहती है, ईका, माँ जी भी ना, अरे ये तो नील है, इससे तो कपड़े चमकाते हैं, पर अब तो हमें संडास चमकाना है इससे। इतना बोलकर वो अपने काम पर लग जाती है। जिसके थोड़ी देर बाद वो देखती है कि टॉयलेट पहले से काफी ज्यादा साफ हो चुका है। प्रीति ये देखकर अपनी सास के पास जाकर उससे कहती है, अरे वाह माँ जी, ये नील तो बहुत बढ़िया है, संडास एकदम साफ हुई गवा। बहू, हर नीली चीज दिखने वाली नील नहीं होती, इससे सिर्फ संडास साफ होता है। प्रीति अपनी सास की हाँ में हाँ मिलाकर वहाँ से चली जाती है और थोड़ी देर के बाद वो अपनी सास के साथ टीवी देखती है, जिसमें वो हार्पिक का ऐड देखती है और मन ही मन सोचती है, लगता है हमारे जैसे और भी बहुत लोग होंगे जिनको हार्पिक के बारे में पता नहीं है। क्यों ना हम घर घर जाकर लोगों को हार्पिक के बारे में बताना शुरू कर दे, हार्पिक का जादू दिखाए। हाँ, ये सही रहेगा। ये सब सोचने के बाद प्रीति अगले ही दिन से अपनी गली के सभी लोगों के घर जा जाकर उनको हार्पिक के बारे में बताने लगती है। ऐसे ही वो जब अपने बगल वाले घर में जाकर उनसे बोलती है, तब आंटी जी, ये देखिए, ये हार्पिक है, इससे आपका टॉयलेट एकदम साफ हो जाएगा और एकदम खुशबूदार तारों की तरह टिमटिमाएगा। अरे सुनीता की बहू, हमें ना करवाना तुझसे अपना टॉयलेट साफ, तू जाकर अपने घर के टॉयलेट को साफ कर, समझी? आप हटिए, आपको हमारी बात पर यकीन नहीं हो रहा। हम आपको सबूत देंगे, आपका संडास साफ करेंगे आज हम। अच्छा, तो तुझे संडास साफ करना है? अभी रुक, तुझसे संडास साफ करवाती हूँ, चल मेरे साथ। वो औरत उसको पकड़कर उसके घर ले जाती है और उसकी सास से बोलती है, अरे सुनीता, तूने अपनी बहू को संडास साफ करने का काम दे दिया है क्या? जो तेरी बहू गली के सारे घरों में जाकर हार्पिक का प्रचार कर रही है। नहीं तो, पर हुआ क्या? अरे हुआ ये है कि तेरी ये गवार बहू सभी के घरों में जा जाकर उनका टॉयलेट साफ कर रही है और हार्पिक का प्रचार भी। प्रीति की ये हरकतें देखकर सुनीता को बहुत गुस्सा आता है, पर वो अपनी पड़ोसन से अपनी बहू की तरफ से माफी मांग लेती है और बोलती है,
ये थोड़ी भोली है, तुम्हें तो पता ही है ना। अब से वैसे ये कोई गलती नहीं करेगी, मैं इसको समझा दूंगी और इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ तुमसे। और उसके जाने के बाद सुनीता अपनी बहू की अच्छे से क्लास लेती है। अपनी सास की खरी खोटी सुनकर प्रीति उनसे कहती है, माँ जी, हमका लास्ट टाइम माफ कर दीजिए, गलती हो गई। इसे भोली नहीं, कम दिमाग कहते हैं। तेरी बहू है तो खुद ही संभाल। इतना बोलकर उसकी पड़ोसन वहाँ से चली जाती है। ना ही हो तो अच्छा है, क्योंकि इस बार माफ नहीं करूंगी, सीधा घर से निकालूंगी। ये सब बोलकर सुनीता वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही एक दिन प्रीति गहरी सोच में डूबी होती है। उसको ऐसे देखकर सुनीता बोलती है, बहू, तू जो सोच रही है, अगर वो सोच लिया हो तो जाकर आप बर्तन साफ कर दे, बाथरूम में रखे हुए हैं। वो क्या है ना, सिंक का पाइप टूट गया है, तो आज बर्तन बाथरूम में ही धो लेना। और हाँ, बर्तन धोने के बाद बाथरूम को भी अच्छे से साफ कर लियो। फिक्र नहीं करो सासू माँ, बर्तन एकदम चकाचक चमकाएंगे। हाँ, अगर बर्तन नहीं चमके ना तो आज तू चमक जाएगी। हमेशा कुछ ना कुछ बेवकूफी करती ही रहती है, आज कुछ किया ना तो सोच लेना। अरे माँ जी, पक्का नहीं करेंगे। प्रीति बाथरूम में जाकर बर्तन साफ करने लगती है। सारे बर्तन साफ करके वो जल्दी से हार्पिक लाकर उस बाथरूम को साफ करते हुए खुद से बोलती है, आज माँ जी ना हमसे बहुत खुश हो जाएंगी। अरे उस दिन तो हमसे नाराज हो गई थी, पर आज संडास की तरह ना हम बाथरूम का फर्श भी चकाचक चमकाएंगे, देखना। और फिर चमकता फर्श देखकर माँ जी तो एकदम फूलों की तरह खुश हो जाएंगी। पर आज ही हार्पिक इतना बदबू काहे दे रहा है, उस दिन तो नहीं करता था। प्रीति सारा काम करने के बाद अपने कमरे में जाकर आराम करती है। और कुछ ही समय के बाद जब सुनीता बाथरूम में जाती है तो उसमें से आ रही बदबू से वो तुरंत बाहर निकल आती है और अपनी बहू को आवाज देकर उससे बोलती है, अरे ओ प्रीति बहू, आखिर आज तूने बाथरूम किस चीज से साफ किया है जो बाथरूम में इतनी बदबू आ रही है? जी माँ जी, बस आए, बोलिए ना, क्या बात हुई गई? ओ मेरी गांव की भोली बहू, आज ये बाथरूम इतना महक क्यों रहा है? तूने साफ नहीं किया क्या? किया तो था माँ जी, आज तो हमें खुद ही नहीं समझ आ रहा। उस दिन जब इस हार्पिक से संडास साफ किए थे तो वो बहुत ज्यादा चमक रहा था और खुशबू भी आ रही थी, लेकिन आज जब इससे बाथरूम का फर्श साफ कर दिए तो इसमें से तो बहुत गंदी महक आ रही है। लगता है ये हार्पिक खराब होएगा, दूसरा लाना पड़ेगा। खराब ये हार्पिक नहीं, तेरा दिमाग हो गया है। अरे गांव की जाहिल गवार लड़की, हार्पिक से सिर्फ टॉयलेट साफ होता है, बाथरूम नहीं। बाथरूम के लिए लाल वाला हार्पिक होता है। सुनीता उस पर भड़क ही रही होती है कि तभी उसका बेटा अमित आ जाता है और अपनी माँ को ऐसे भड़कता हुआ देखकर वो अपनी माँ से कहता है, माँ, आप प्रीति पर इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? वो एक छोटे से गांव से आई है, उसको अभी इन सब के बारे में इतने अच्छे से नहीं पता। अगर आप उसको पहले ही बता देती तो वो ये गलती नहीं करती। अरे पर तेरी बीबी के पास 4 आने का भी दिमाग नहीं है। अभी कुछ दिन पहले भी ये लोगों के घरों में जाकर टॉयलेट साफ कर रही थी, और आज देखो, कभी ऐसा ना हो कि ये बर्तनों को भी हार्पिक से ही साफ कर डाले। माँ जी, अब हम इतने भी गवार नहीं हैं। अब हमको समझ आ गया है कि लाल हार्पिक बाथरूम के लिए होता है और ये गाढ़ा नीला संडास के लिए होता है। अब समझ आ गया, नील और नीला हार्पिक अलग है और बाथरूम के लिए लाल वाला हार्पिक होता है। माँ, अब तो गुस्सा थूक दो और माफ कर दो प्रीति को, अब उसको सब समझ आ गया है। ये बस आखिरी बार माफ कर रही हूँ, वो भी तेरे कहने पर। सुनीता एक बार फिर से अपनी बहू को उसकी गलतियों के लिए माफ कर देती है, जिसके बाद प्रीति को भी चीजों को धीरे धीरे सही से इस्तेमाल करना आ जाता है और वो अपनी बेवकूफियों को भी बंद कर देती है। ये सब देखकर उसकी सास को बहुत खुशी मिलती है और फिर पूरा परिवार एक साथ खुशी खुशी रहने लगता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये हार्पिक वाली बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।